जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास की कुछ वीडियोज हमने देखी। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और भारत का भूगोल शुरू करते हैं। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास की कुछ वीडियोज मैंने अपलोड की हैं, वह आप देख रहे हैं, उनको भी देखिए। और भारत का भूगोल हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसकी वीडियो भी आप लगातार, आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलती रहेगी और 20 से 25 वीडियो इनकी आएंगी, यानी भारत के भूगोल की 20 से 25 वीडियो आपके समक्ष आएंगी। अगर आपने 20 से 25 वीडियो देख लेते हैं तो भारत का भूगोल आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से भारत या विश्व का संपूर्ण भूगोल सीख पाएंगे। कुछ मानचित्रों की सहायता से मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत की अवस्थिति और विस्तार। सबसे पहले तो जान लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले भारत का मानचित्र मैंने लिया है। उत्तर में हिमालय है, पाकिस्तान, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यहीं पर बांग्लादेश है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, कैप कोमरीन, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव और हिंद महासागर। अब ये जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसके दाहिने तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप समूह है, देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देश आते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव है। दोस्तों, इन्हें दक्षिण एशियाई देश भी कहते हैं। भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। अब मैंने एशिया का नहीं बोला, मैंने बोला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। कौन? भारत। इन 7 में से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में से। तो भारतीय उपमहाद्वीप, पहले क्वेश्चन ये बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो आज आपको पता चलेगा 7 देश आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्लोब पर इसकी स्थिति देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है हमारी पृथ्वी पर 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब जो हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उस रेखा का नाम है दोस्तों विषुवत रेखा। विषुवत के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध मिलता है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध मिलता है। अब अगर मैं ग्लोब पर भारत की स्थिति की बात करूं तो दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर है। अब इससे चलते 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 अगर आप इधर जाएंगे, यानी इसके दाहिने तरफ चलेंगे, अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो ये पूरा उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये इतना पूर्वी गोलार्ध हुआ। तो इस हिसाब से दोस्तों भारत की जो पूर्ण रूप से अवस्थिति होगी वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगी। पूछा जाता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत का अक्षांश विस्तार में देखूं तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है दोस्तों। और अगर देशांतर का विस्तार देखूं तो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार माना जाता है। तो यहां से क्या सीखने को मिला? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के मानचित्र की। देखो, ये मैंने लिया है। अब भारत की दूरी पूछी जाती है कि भाई भारत की पश्चिम से पूर्व तक की कितनी दूरी है। तो ये जो जा रही है दोस्तों, ये 2933 किलोमीटर की दूरी है। जबकि अगर बात करें उत्तर से दक्षिण तक की तो ये 3214 किलोमीटर की दूरी है। ये आपको दिख रही है चित्र के माध्यम से। अगर बात करते हैं यहीं पर उत्तर बिंदु उसका इंद्राकोल है, जो कि लद्दाख में, यहाँ पर चीन पड़ेगा, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान सीमा लगती है,
ये म्यांमार से लगती है, यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है, यहाँ पर भी पाकिस्तान है दोस्तों, और यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ सीमा लगती है। पश्चिमी बिंदु है भारत का गुहार मोती जिसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। तो दोस्तों भारत का एक मानचित्र मैंने लिया है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है भारत से। अगर बात करें द्वीपों समेत तट रेखा की कुल लंबाई भारत की पूछी जाती है एग्जाम में 7516.6 किलोमीटर दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत को कुछ जोनों में भी बांटा गया है दोस्तों, जैसे उत्तरी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव आते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप आते हैं। जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं, अर्थात 7 सिस्टर आती हैं। तो ये कुछ जोन के हिसाब से भारत के प्रत्येक राज्यों को बांटा गया है, जिनमें मैंने प्रत्येक राज्य भी लिया है जिसकी राजधानी भी है। देखो, हिमाचल की शिमला है, धर्मशाला जिसकी राजधानी है, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल की 2 राजधानी मैंने बता दी, ग्रीष्मकालीन शिमला है और सर्दियों में धर्मशाला है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है दोस्तों। उत्तराखंड की 2 राजधानी देखने को मिलती हैं, देहरादून और गैरसैंण। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर है दोस्तों, बिहार पटना है, झारखंड रांची है, उड़ीसा भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अलग अलग देखने को मिलती है, अमरावती ये विधायी है, कुर्नूल न्यायिक है, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है। तेलंगाना की हैदराबाद है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, गोवा की पणजी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय की शिलोंग है दोस्तों। इसी के बीच कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हम अपने देश में हैं, जैसे चंडीगढ़ की चंडीगढ़ राजधानी है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, लक्षद्वीप की कावारती है, अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, हालांकि अभी इसका कुछ समय पहले नाम भी चेंज हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिल्ली है, दादरा नगर हवेली की दमन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है जिस ग्रीष्मकाल में, और जम्मू सर्दियों में है, लद्दाख की लेह है दोस्तों देखने को मिलती है। अब कुछ समय पहले कुछ विदेशी शासन अधीन क्षेत्र भी जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए थे, जैसे पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र था, दादरा व नागर हवेली 1954 में स्वतंत्र हुआ, दमन और दीव 1961 में हुआ, गोवा 1961 में हुआ, चंद्रनगर फ्रांस के अधीन था जो कि 1940 में आज़ाद हुआ, पांडिचेरी 1954 में, कराईकल, माहे, यनम ये सभी फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे। ये सभी भारत का हिस्सा है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ उत्तरतम बिंदु हैं, जैसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु गोरमोता ये उस मैप के माध्यम से मैंने दिखाया आपको, पूर्वी बिंदु की बितु जो अरुणाचल प्रदेश में है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु एक कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ही स्थित है। मैंने कर्क रेखा को बताया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, देखो ये फैक्ट आ जाता है सीधे सीधा, और न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। रांची बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित शहर है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। क्योंकि दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होता है। अब इस बात से क्या मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो क्या मतलब है इस बात का। जैसे दोस्तों हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच विषुवत रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है।
अब भारत के बीचों बीच यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। अब ये जो तीनों रेखाएं इनके बीच में उष्णकटिबंधीय विस्तार पाया जाता है। अब कर्क रेखा के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। इसलिए भारत उष्ण कटिबंध में भी आता है और उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि कर्क रेखा के जो ऊपरले वाला हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा और जो नीचे वाला है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत दोस्तों आएगा। अब कुछ शहर ऐसे हैं जो कर्क रेखा के समीप हैं, जैसे गुजरात का कलोल गांधीनगर इसके समीप है, बांसवाड़ा राजस्थान का है, विदिशा उमरिया ये मध्य प्रदेश का है, अंबिकापुर बैकुंठपुर ये छत्तीसगढ़ का है, रांची लोहरदगा ये झारखंड का है, रानीगंज दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल के हैं, चंपाई मिजोरम का है, उदयपुर त्रिपुरा का है। ये कर्क रेखा के समीप स्थित शहर है, अर्थात पूछा जा सकता है भाई इन शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप है। तो ये इस तरीके से मैंने ली गए हैं। इसमें बात करते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा की। हिंद महासागर में भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि भारत हिंद महासागर में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश है। हिंद महासागर के दोनों सीमांत समुद्र अरब सागर और बंगाली खाड़ी में भारत को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तट रेखा प्रदान करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है। अब भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि से अलग कुछ द्वीप भी हैं, जैसे अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। द्वीपों समेत भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पूर्वी तट पर कितने द्वीप हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अर्थात कहने वाली बात यह है कि भारत में प्रायद्वीप में 9 द्वीप अर्थात 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर द्वीपों समूह में शामिल करके सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य अंडमान निकोबार है, जबकि मुख्य भूमि पर सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और द्वीप समूह को शामिल करके तो फिर हो जाएगा अंडमान निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखते हैं किसकी देश के साथ लगती है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर की लगती है, और इसके बीच रेड क्लिफ रेखा को भी मान सकते हैं। हालांकि 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश या देशांतर भी कई बार कहा जाता है, उसको याद कर लेते हैं। 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। चीन के बीच मैकमोहन ने कहा है, और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। 5 राज्यों के साथ लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम लगते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर लगते हैं। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। अफगानिस्तान से केवल एक राज्य लगता है, लद्दाख। इस प्रकार कुल लंबाई जो टच होती है वो 15,106.7 किलोमीटर की होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब देखो ये भारत का एक नक्शा है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब भारत के इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान देखने को मिलते हैं, जिसमें पूछा जाता है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है और उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी अंडमान में पड़ेगी। और इन्हीं के बीच में देखो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ेगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ये पूछा जाता है। और यहीं पर देखो रामेश्वरम में पम्बन द्वीप, श्री हरिकोटा, सतीश धवन, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। बस आपसे पूछ लेगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान की मतलब इनमें राजधानी किस अंडमान में पड़ेगी, तो आपको ये याद रखने हैं। हालांकि मैंने लिए हैं 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच पड़ेगा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में पड़ेगा,
10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य पड़ेगा दोस्तों। ग्रेट चैनल सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है और निकोबार के बीच पड़ेगा। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच पड़ेगा। ये मैंने बताया था भी, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान देखो यहाँ पड़ेगा, यानी वो आप इसको यहाँ याद रख सकते हैं, इसके बीचों बीच पड़ेगा वो। कोको स्ट्रेट, ये कोको म्यांमार और उत्तरी अंडमान द्वीपों के मध्य पड़ेगा दोस्तों, ये भी आप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। देखो ये देखो आपने, अभी बिहार पश्चिम बंगाल है और यहीं पर भूटान से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है। ये पूर्वोत्तर भारत का एक मैप मैंने इसमें कट करके लगाया है, जिससे आप समझ सकते हैं कौन कौन से राज्य यहाँ पर स्पर्श एक दूसरे को करते हैं। अब देखो यहीं चुम्बी घाटी जो कि तिब्बत में है, यहीं पर एक छोटा सा गलियारा देखने को मिलता है जिसको चिकन नेक बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई 22 किलोमीटर है, अर्थात मात्र 22 किलोमीटर की दूरी से ये जुड़ा है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से। यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये एक पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का एक मानचित्र सेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनसीआर की। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ राज्य इन तीनों राज्यों के कुछ जिले एनसीआर में शामिल होते हैं, जैसे हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। कुल मिलाकर 13 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। जबकि राजस्थान के 2 ही जिले देखने को मिलते हैं, अलवर और भरतपुर। लेकिन नोट करने वाली बात यह होती है कि राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु उसके 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं। अब ये बड़ी रोचक बात है, दिल्ली से राजस्थान की सीमा नहीं लगती, लेकिन 2 जिलों की सीमा एनसीआर में लगती है। अब कुल मिलाकर 24 जिले एनसीआर में आते हैं, केवल 3 राज्यों के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब बात करते हैं भारत से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्य। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्रमंडल 24 समुद्री मील तक माना जाता है। अनन्य क्षेत्रमंडल 200 समुद्री मील तक। और भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन है दोस्तों, चेन्नई से करा जाता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान भारत का दूसरा है। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट आई थी पिछले कुछ दिनों में, उसमें भारत को पहला स्थान मिल गया था, लेकिन वह भी लिखित रूप में नहीं आई है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां स्थान है। उससे पहले रूस, कनाडा ये देखने को मिलते हैं। विश्व के क्षेत्रफल में 2.4 हिस्सा भारत का है। पड़ोसी देश 7 हैं। विश्व जनसंख्या का 17.5% पूरे भारत पर कवर करता है। पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल 2 घंटे हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जिला ये कच्छ है दोस्तों। तो इस माध्यम से ये जो वीडियो मैंने बनाया है, केवल ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर और भारत की अवस्थिति और विस्तार को लेकर है। हालांकि आजकल वर्तमान परीक्षाओं का दौर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांस में बनता है, लेकिन फिर भी भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हम भारत की अवस्थिति को जान लें कि भारत का कितना डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, कितना डिग्री देशांतरीय विस्तार है, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ प्रश्नों को मैंने इसमें ऐड किया है, देखते हैं। कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, बेंगलुरु है। ये IAS 2018 की परीक्षा का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो कोहिमा ये ऊपर पड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत का राज्य, यानी राजधानी नागालैंड की, और कोट्टम पड़ता है केरल में। तो इसके बीच आने के लिए आपको 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो IAS 2017 में आया हुआ है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? मैंने बताया था, ये इधर गुजरात है दोस्तों, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है। तो इसको देख लेते हैं।
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा बड़ा देश है, मैंने बताया था सातवां बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बात सही हो सकती है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है जो अक्षांश विस्तार को दो बराबर भागों में बांटते नहीं, ऐसा नहीं है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। देखते हैं इसका क्या जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, एक तो ये वाला 2.4 और एक ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पड़ता। मैंने बताया था भारत तो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में भी पड़ता है। कर्क रेखा का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ झपटा। अब गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, केवल ये 3 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, मगरमच्छ झपटा। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, राज से राजस्थान, जय से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल और दोस्तों टी से त्रिपुरा। कुल मिलाकर ये 8 राज्य देखने को मिलते हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? मैंने बताया था दोस्तों, आपको भी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा दोस्तों। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? अब आपको याद रखना है 12 समुद्री मील तक फैली हुई है, ये मैंने बताया था अभी। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन कहते हैं, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अब आपको याद रखना है कच्छ जिला जो कि गुजरात में पड़ता है सबसे बड़ा है। किन 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन को, मैंने बता दिया है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, यानी बढ़ता क्रम आपको लगाना है। अब आपको याद रखना है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये एक बढ़ता क्रम है। नेपाल का सबसे कम, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश से सीमा सर्वाधिक मात्रा में लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी ये बताना है कौन सा राज्य है सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा उसके छोटा। राजस्थान सबसे पहला आएगा, फिर महाराष्ट्र ले लेंगे, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक ले लेंगे। इसके हिसाब से आप आंसर लगा दीजिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के उदाहरण है, ये अध्यारोपी सीमा का उदाहरण है दोस्तों। एलओसी भी बोलते हैं इसके बीच, रेड क्लिप भी बोलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश से नागालैंड सीमा नहीं बनाता है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो मैंने बताया था 7वां स्थान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो आपको याद रखना है सिक्किम से लगती हैं दोस्तों। सिक्किम ऐसा राज्य है जो एकमात्र पश्चिम बंगाल राज्य से लगता है। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है? मैंने बताया था गुजरात, और अगर द्वीपों को मिला लें फिर अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। इसमें दोस्तों खुर्जा भी देखने को मिलता है, रोहतक भी और करनाल भी। जबकि अगर बात करें
अम्बाला एनसीआर में नहीं आता है दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो आप बार बार देखिए। और ये भारत की जो सामान्य स्थिति और विस्तार है, इसमें तो केवल काफ़ी बेसिक आपको सीखने को मिलता है, लेकिन जो आगे महत्वपूर्ण चैप्टर्स आएंगे उनको हम बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं इस बात को लेकर, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। एक बात फिर कहना चाहूँगा, आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।